Hello, good morning everyone. Myself Roshan Kamanwar from Department of Microbiology, संताजी महाविद्यालय नागपुर। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये आपका बीएससी सेमेस्टर 3 आज अपन स्टार्ट करने वाले। तो बीएससी सेकेंड ईयर से थर्ड का जो सिलेबस है इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट पहले अपन इसको अच्छे से समझ लेते और उसके बाद में अपन बाकी के बायोमॉलिक्यूल्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का अगर अपन यहाँ पे डेफिनेशन अगर पढ़ने के लिए जाते हैं या कार्बोहाइड्रेट के बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन लेना है तो कार्बोहाइड्रेट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये आपका सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है प्लांट में। तो इट इज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट। उसके बाद में आपका कार्बोहाइड्रेट जो है ये एक एनर्जी का सोर्स होता है हर एक एनिमल के लिए, चाहे वो बैक्टीरिया, चाहे वो आपका एनिमल, ठीक है, चाहे वो आपका फंजाई। तो यहाँ पे आपका हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए कार्बोहाइड्रेट जो है एक एनर्जी का सोर्स होता है। तो इट सर्व एज द मेजर सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जो पोटैटो है इसमें स्टार्च होता है, तो अपन बोलेंगे प्लांट जो है इसके लिए एनर्जी जो है या स्टोर एनर्जी फॉर्म जो है ये स्टार्च होता है। तो हमारे लिए ग्लाइकोजन होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन या फिर यहाँ पे आप प्योर शुगर मतलब ग्लूकोज जो है इसको भी एज एनर्जी सोर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। एज वेल एज इट इज इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू, फॉर एग्जांपल सेलुलोज। तो सेलुलोज जो है ये आपका प्लांट में टिश्यू सपोर्टिंग में इसका रोल होता है। अगर अपन यहाँ पे अभी कार्बोहाइड्रेट को अगर पढ़ रहे हैं तो पहले कार्बोहाइड्रेट का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट जो है इसको पढ़ने के पहले सबसे पहले हमारे पास में क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है इसके हमारे पास में दो स्ट्रक्चर है। एक है आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और दूसरा है आपके पास में फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। तो ये ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का जो स्ट्रक्चर है ये आपके लिए हमेशा आपने इसको देखा होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज जो है इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे आपके पास हर एक कार्बन जो है इसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन ग्रुप दिख रहा है, ठीक है। इसका नाम ही अपन ने कार्बोहाइड्रेट्स बोला है। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट मीन्स होता है कि हर एक कार्बन के साथ में आपको एक वाटर मॉलिक्यूल जो है इसको रखना है। तो हर एक कार्बन के साथ हम एक वाटर मॉलिक्यूल रखेंगे, बराबर, मतलब H2 रखेंगे। अगर एक कार्बन के साथ में आपने एक वाटर मॉलिक्यूल को अगर रखा है, एक कार्बन के साथ में आपने एक वाटर मॉलिक्यूल को अगर रखा है तो इसका मतलब अगर आपके पास में n नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो उसके साथ में आपको n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रखना पड़ेगा। तो ये आपका एक कार्बन के लिए एक, तो n नंबर ऑफ कार्बन के लिए आपके पास में n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका जो कार्बोहाइड्रेट है इसका जनरल फॉर्मूला हो गया है CnH2ON, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट मीन्स एक कार्बन के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल। देखो यहाँ पे एक कार्बन के साथ में आपने एक वाटर मॉलिक्यूल को रखा है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन,
इसके साथ में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन। वैसे ही आपका ये जो मॉलिक्यूल है फ्रुक्टोज, यहाँ पे भी आपके पास में एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ में एक हाइड्रोजन एटम दिख रहा है, ठीक है। अब आपका जो कार्बन है इसके साथ कम से कम आपको एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहा है या एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहे हैं। तो अगर एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि ये आपका पॉलीहाइड्रोक्सी स्ट्रक्चर है। पॉलीहाइड्रोक्सी स्ट्रक्चर तो है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दो फंक्शनल ग्रुप दिखेंगे। एक है आपके पास अल्डेहाइड और दूसरा है आपके पास कीटोन। तो ये आपका अल्डेहाइड स्ट्रक्चर और ये आपका कीटोन स्ट्रक्चर। तो शुगर मॉलिक्यूल जो है या कार्बोहाइड्रेट जो है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के पास एक तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी स्ट्रक्चर है और दूसरा इसके पास में एक तो अल्डेहाइड ग्रुप दिख रहा है या फिर कीटोन ग्रुप दिख रहा है। दो में से कोई तो भी एक ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? तो इसका अगर आपको डेफिनेशन अगर पढ़ना है तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि आपका जो शुगर है इट इज या कार्बोहाइड्रेट इज डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये आपका एक तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, ठीक है। या फिर आप इसको पढ़ सकते हो, इट इज डिफाइंड एज सब्सटेंसेस दैट हाइड्रोलाइज टू यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पहला जो अपन ने डेफिनेशन लिखा है डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन। तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मतलब ये अपन ने सिंगल शुगर यूनिट के लिए एक्सप्लेनेशन किया है या डेफिनेशन लिखा है। बट अगर आपके पास में पॉलीसेकेराइड है जिसमें बहुत सारे आपके सिंगल यूनिट प्रेजेंट है तो उनको हाइड्रोलाइज करने के बाद में नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे और वो शुगर मॉलिक्यूल क्या रहेंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड रहेंगे या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन रहेंगे। तो ये सिंपल डेफिनेशन अपने स्ट्रक्चर से याद रखा। तो एक तो आपका कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल है, इसके अपन इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। तो ये आपका पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट सिंपल कार्बोहाइड्रेट आर नोन एज शुगर और सैकराइड। अब ये सैकराइड जो वर्ड है ये कहाँ से आया है? तो सैकराइड जो है ये आपका आया है सैकरम से, जिसको बोला जाता है शुगर। सैकरम मतलब शुगर, जो लैटिन वर्ड है, ठीक है। तो शुगर को अपन क्या बोलते हैं? सैकराइड। और मेनली जो शुगर को लिखा जाता है इसमें सफिक्स लगाया जाता है OSE, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पास में कुछ एग्जांपल्स हैं शुगर के तो हमने अभी पढ़े दो। ग्लूकोज जो ब्लड में प्रेजेंट होता है, उसके बाद में फ्रुक्टोज जो फ्रूट में प्रेजेंट होता है, हनी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद में सुक्रोज जो टेबल शुगर है, जो जिसको अपन केन शुगर भी बोलते हैं, जो अपन घर में यूज करेंगे वो सुक्रोज होता है। उसके बाद में माल्टोज जो आपका माल्टिंग शुगर होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी माल्टिंग प्रोसेस जिसमें आपका जो स्टार्च होता है उस स्टार्च को अगर अपन हाइड्रोलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ अमाइलेज एंजाइम तो उसको बोला जाता है माल्टिंग प्रोसेस। तो वो माल्टिंग प्रोसेस में जो भी आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसको बोला जाता है माल्ट शुगर। एंड माल्टोज जो होता है ये आपका माल्ट शुगर जो है इसका ये कंपोनेंट है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अगर अपन करते हैं कार्बोहाइड्रेट का, तो क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट का किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल। तो आपके पास में शुगर मॉलिक्यूल कितने हैं उसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे। अगर इसके पास में सिंगल यूनिट है तो इसको बोलेंगे सिंपल तो इसको बोलेंगे सिंपल कार्बोहाइड्रेट। अगर फॉर एग्जांपल आपका जो शुगर है
इसके पास में अगर सिंगल यूनिट है तो स्मॉलेस्ट यूनिट है तो उसको बोलेंगे मोनोसेकेराइड। जो एग्जांपल है आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट का। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में 2 से लेकर 10 या उससे भी ज़्यादा आपके मोनोमेरिक यूनिट हो सकते हैं, या फिर आपका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है शुगर का जिसको मोनोसेकेराइड बोलेंगे, तो ये आपके हो सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में एग्जांपल आपके पास में ऑलिगोसेकेराइड का जिसमें 2 से लेकर 10 यूनिट तक यहाँ पे आपका मोनोसेकेराइड प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पे 2 से लेकर 10 तक। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट है ऑलिगोसेकेराइड में एग्जांपल अगर आप देखोगे तो डाइसेकेराइड मतलब 2 यूनिट से अगर बना है तो उसको डाइसेकेराइड बोलेंगे, 3 यूनिट से अगर बना है तो उसको ट्राइसेकेराइड बोलेंगे। अगर यही आपका अगर बहुत सारे शुगर से बना है तो उसको अपन पॉलीसेकेराइड बनेंगे, जिसमें एग्जांपल आपके पास ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड फाइबर का। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो आपका मोनोसेकेराइड है, तो मोनोसेकेराइड इज टाइप ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो आपका ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है और ये आपका नॉन हाइड्रोलाइजेबल होता है, तो इसको अपन फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल आपके पास में ग्लूकोज, ठीक है। ऑलिगोसेकेराइड आपका बना होता 2 से 10 मोनोसेकेराइड का, तो ऑन हाइड्रोलाइसिटी 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट, और इसका एग्जांपल आपके पास में रैपिनोज का, स्टाइकोज का, ठीक है। पॉलीसेकेराइड जो है ये n नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड को जनरेट करता है हाइड्रोलाइसिस। तो इसमें एग्जांपल है आपके पास में स्टार्च का, ठीक है। तो ये हमारे पास में एग्जांपल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, उसके बाद में इनलिन एक्सेट्रा, ठीक है। मोनोसेकेराइड जो है इसको हमने बोला कि ये नॉन हाइड्रोलाइजेबल होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ना। तो आपका ये नॉन हाइड्रोलाइजेबल मतलब अगर कोई भी शुगर में अगर अपन वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते, तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने के बाद में आपका जो शुगर है ये अगर नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट को अगर जनरेट कर रहा है तो इसको बोला जाता है हाइड्रोलाइजेबल, कि ये आपका वाटर ऐड करने के बाद में नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट को जनरेट कर रहा है। बट अगर शुगर आपका वाटर ऐड करने के बाद में भी अगर हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा है, वो एक ही यूनिट था तो एक यूनिट रहेगा, तो उसको अपन बोलेंगे कि वो आपका क्या है, नॉन हाइड्रोलाइजेबल है, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में आपका मोनोसेकेराइड जो है ये नियर अबाउट 200 मोनोसेकेराइड जो है ये अभी तक पढ़े गए हैं। तो मोनोसेकेराइड को भी हमें क्लासीफाई करना है। तो मोनोसेकेराइड को हम क्लासीफाई कैसे करेंगे, तो मोनोसेकेराइड जो है इसको क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन आइटम। आपके पास में कितने कार्बन आइटम है उसके बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई करेंगे। अगर आपका मोनोसेकेराइड 3 कार्बन से बना है तो इसको हम बोलेंगे ट्रायोस। अगर ये 4 कार्बन से बना है तो इसको बोलेंगे टेट्रोस। अगर फॉर एग्जांपल ये 5 कार्बन से बना है तो पेंटोस, और 6 से बना है तो हेक्सोस। इसको सेकेंड टाइप का जो क्लासिफिकेशन है, ये सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर अपन इसको क्लासिफाई करते हैं। तो अगर अल्डिहाइड ग्रुप अगर है आपके पास में तो इसको बोला जाता है अल्डोजेस। अगर आपके पास में कीटोन ग्रुप है तो इसको बोला जाता है कीटोजेस, ठीक है। बट अगर फॉर एग्जांपल आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन आइटम अगर इसको क्लासिफाई कर रहे हैं तो 3 कार्बन का है तो अपन इसको क्या बोला, ट्रायोस। ये कब, जब अल्डिहाइड ग्रुप हो। बट अगर आपके पास में कीटोन ग्रुप का 3 कार्बन वाला आपके पास में शुगर है तो इसका सफिक्स अपन चेंज कर देंगे, इसका सफिक्स हो जाएगा ULOSE, मतलब ट्रायूडोस। तो आपका जो टेट्रोस था इसमें अगर कीटोन है तो इसका हो जाएगा टेट्रोलोस, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेट्रोलोस।
पेंटोलोज हेक्सोलोज। ठीक है, तो इन दिस वे आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन आइटम उसको अपन ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। ठीक है, अब सफिक्स आपको ये डिपेंड करता है कि आपका जो ग्रुप है ये फंक्शन ग्रुप कौन सा है। अगर फंक्शन ग्रुप अगर आपका कीटोन है तो यहाँ पे आपको सफिक्स लगाना है ULOSE। अगर आपके पास में कीटोन ग्रुप अल्डिहाइड है तो यहाँ पे आपको सफिक्स लगाना है OSE। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया मोनोसैकेराइड का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट मोनोसैकेराइड का अगर अपन यहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो आपको मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर्स निकालने पड़ेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है 3 कार्बन का। तो 3 कार्बन का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है इसको आप बोलोगे ट्रायोस। ठीक है, तो ट्रायोजेज जो है इसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं। तो ट्रायोजेज में आपके पास एक स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल्डिहाइड का। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में स्ट्रक्चर में अपने क्या निकाला, आपके पास एक अल्डिहाइड ग्रुप है और अल्डिहाइड ग्रुप के नीचे आपके पास 2 कार्बन दिख रहे हैं। तो 2 कार्बन जो है इसको अपन यहाँ पे हर एक कार्बन के साथ में वाटर मॉलिक्यूल अटैच कर देंगे। तो ये हो गया आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो पहला कार्बन आपका अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया और बाकी के जो 2 कार्बन है इसके साथ में अपन वाटर मॉलिक्यूल को अटैच कर देंगे। अब आपका जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है इसके बाद में आपको ट्रायोजेस के बाद में आपको स्ट्रक्चर कौन से निकालने हैं, टेट्रोजेस का। ठीक है, तो टेट्रोजेस मतलब 4 कार्बन। तो 4 कार्बन का अगर आपको स्ट्रक्चर निकालना है तो यहाँ पे एक ही स्ट्रक्चर जो है जो आपके पास में ग्लिसरॉल्डिहाइड मैंने निकाला था, ग्लिसरॉल्डिहाइड स्ट्रक्चर से ही अपन यहाँ पे आपका टेट्रोजेस निकालेंगे। तो एक ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल से हम 2 यहाँ पे टेट्रोजेस के स्ट्रक्चर निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो ट्रायोजेस है इसका स्ट्रक्चर आपको कॉपी करना है। बट ट्रायोजेस था कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, और हमें यहाँ पे निकालना है 4 कार्बन। तो हम यहाँ पे 4 कार्बन निकालेंगे। तो 1 2 3 और ये फाइनली 4। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये दूसरा फिर से आपको ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर निकालना है। ग्लिसरॉल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर था इसके दूसरे कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप था। ठीक है, हमें यहाँ पे एक कार्बन जो ऐड करना है एक्स्ट्रा का, वो हमने यहाँ पे जो एक कार्बन ऐड किया है वो ऐड किया है फंक्शनल ग्रुप के नीचे। तो ये फंक्शनल ग्रुप के नीचे हमने एक कार्बन जो ऐड किया है ये आपका एक कार्बन है। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड जो था इसका कार्बन ये वाला है, तो इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप था आपका राइट में, बराबर। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल और ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल में हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा का कार्बन ऐड किया। कहाँ पे, आपके अल्डिहाइड ग्रुप के नीचे, फंक्शनल ग्रुप के नीचे। ठीक है, अब ऐड करने के बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हमारे पास में पहला स्ट्रक्चर है इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिखेंगे अपन राइट में। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपने राइट में लिखा, बराबर। दूसरा जो स्ट्रक्चर है इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम लिखेंगे कहाँ पे, आपके लेफ्ट में। तो इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपने लेफ्ट में रखा, जो एक वैलेंसी बची है वहां पे हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, तो एक वैलेंसी जो बची है आपके कार्बन की वहां पर हाइड्रोजन लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे जो 4 कार्बन का टेट्रोजेस है इसका स्ट्रक्चर है पहला अल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है,
उसके बाद में जो हमारा ग्लिसरॉल था ये दूसरा और तीसरा कार्बन, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये अपन ने फंक्शनल ग्रुप अपन ने ऐड किया है कहाँ पे, सॉरी ये जो एक्स्ट्रा कार्बन है ये ऐड किया है कहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप के नीचे। तो ये अपन ने एक्स्ट्रा कार्बन ऐड यहाँ पे किया था, ठीक है। ये आपका ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप के नीचे कार्बन ऐड करने के बाद हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप पहला जो स्ट्रक्चर है इसका लिखेंगे राइट में। तो हमने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर राइट में लिखा था, ठीक है। और जो आपका ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है सेकंड स्ट्रक्चर का, इसका लिखा था अपन कहाँ पे, लेफ्ट में, ठीक है। तो इंग्लिश में ये आपके पास में दो स्ट्रक्चर हो गए। पहला जो है इसको बोला जाता है इरिथ्रोस, दूसरा जो है रहेगा ये रहेगा थ्रियोस। तो इंग्लिश में आपको जितने भी स्ट्रक्चर है मोनोसेकेराइड के वो आपको यहाँ पे निकालना है। तो जो आपका 4 कार्बन का स्ट्रक्चर था जिसको हमने बोला था टेट्रोजेस, तो ये आपके टेट्रोजेस अपन ने निकाले थे इरिथ्रोस एंड थ्रियोस, और इससे अभी हमें 2 स्ट्रक्चर निकालने हैं, ठीक है। तो इससे 2 बनेंगे और इससे भी 2 बनेंगे, ठीक है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें भी हमें स्ट्रक्चर को कॉपी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर जो है जो है इसको हम कॉपी करेंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर कॉपी 1 2 3, तो ये अपन ने स्ट्रक्चर जो कॉपी किया है इसमें इरिथ्रोस का स्ट्रक्चर हम कॉपी करेंगे। तो ये आपका हो गया इरिथ्रोस का स्ट्रक्चर, ठीक है। वैसे यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर भी निकालेंगे। ठीक है। अब उसके बाद में आपको जो फंक्शनल ग्रुप ऐड करना है वो फंक्शनल ग्रुप ऐड करना है आपको कहाँ पे, पहला जो स्ट्रक्चर है इसका राइट साइड में, सॉरी यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कार्बन है ये एक्स्ट्रा कार्बन आपने ऐड किया है कहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप के नीचे। तो ये आपका एक्स्ट्रा कार्बन है, ठीक है। अब इसका आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिखना है, तो इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपन राइट में लिखेंगे, और इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये लिखेंगे अपन लेफ्ट में, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका राइबोस और ये बन जाएगा आपका अरेबिनोस। इन दिस वे आपका जो थ्रियोज है इससे आपको 2 स्ट्रक्चर निकालने हैं, एक का हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट में, दूसरा का हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट में। तो यहाँ पे आपकी जो इरिथ्रोज है इससे 2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, एक राइबोस दूसरा अरेबिनोस। तो थ्रियोज जो है इससे आपके 2 स्ट्रक्चर बन गए, एक बन रहा है साइलोस और दूसरा बन रहा है लाइसोस। तो आपके ये बन गए पेंटोजेस। पेंटोजेस जो है इससे आपको बनाने हैं हेक्सोजेस। तो 4 आपके पास में पेंटोजेस है तो उससे बनेंगे आपके पास में 8 हेक्सोजेस। पहला जो है ये पहला है आपका राइबोस से अपन बनाएंगे एलोज एंड एल्ड्रोज, ठीक है। सेम आपको स्ट्रक्चर निकालना, स्ट्रक्चर को कॉपी करना है, फंक्शनल ग्रुप के नीचे एक कार्बन एक्स्ट्रा का ऐड करना है। तो टेट्रोजेस से बन जाएगा पेंटोजेस। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पहले स्ट्रक्चर का राइट में, दूसरे स्ट्रक्चर का लेफ्ट में। तो ये हो गया एलोज अल्ड्रोज। दूसरा उसके बाद में आपको लिखना है ग्लूकोज एंड मैनोज जो बनेगा अरेबिनोस से। तीसरा जो स्ट्रक्चर है जाइलोस, इससे बन जाएगा आपके पास में ग्लूकोज एंड आइडोस। तो लास्ट वाला जो है साइलोस, इससे बन जाएगा आपके पास में गैलेक्टोज एंड टैलोस, ठीक है। तो इन दिस वे जो मोनोसेकेराइड है ये आपने ट्रायोजेस से लेकर हेक्सोजेस तक स्ट्रक्चर हमने कैसे निकालना है वो आज हमने पढ़ा। इसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। यहाँ तक आपको जो भी नहीं समझा होगा तो कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक हम
इसके बाद में जो रहेगा शुगर में या कार्बोहाइड्रेट में, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।